नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था जिसका नाम है डिफ्यूजन। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूजन मैंने बताया था, व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस एंड इट इज़ अ रैंडम मिक्सिंग ऑफ द solute as well as solvent molecules in a solution from its higher concentration to its lower concentration। मीन्स ये अपना चाहे सल्यूट के पार्टिकल्स हों चाहे सॉल्वेंट के, दोनों के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर रैपिडली या रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक काइनेटिक एनर्जी। उनकी अपनी खुद की इंट्रिंसिक काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था बहुत सारे आपके फैक्टर्स। तो इसी तरह से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी आपके डिफ्यूजन होता रहता है सभी मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। मैंने बताया था ये आपका जो मेम्ब्रेन के थ्रू आपका डिफ्यूजन होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे स्टिफनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। फिर मैंने बताया था टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर मैंने बताया था आपका कि मास ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। फिर मैंने बताया था सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको बताया था ये डिफ्यूजन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका डिपेंड करता है। फिर हम जानते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो लिपिड बाइलेयर होता है, दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। तो आपका डिफ्यूजन आपका बहुत सारे आपके जो नॉन पोलर आपके सब्सटेंसेस होते हैं, लार्ज और अनचार्ज नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिफ्यूजन वो हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो आसानी से आपके लिपिड बाइलेयर में डिज़ोल्व होकर के उधर डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयंस होते हैं या पोलर सब्सटेंसेस या हाइड्रोफिलिक जो नेचर कहते हैं, वो तो आपके लिपिड में आपका डिजॉल्व नहीं होंगे। तो उनके लिए क्या बताया था कि उनके लिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम आयन चैनल्स कहते हैं। उसके थ्रू वो आयंस आपके पार कर जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हो गया, फिर स्टेरॉइड्स होते हैं, फिर आपके कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, विटामिन A, D, E, K, ये सभी लिपिड बाइलेयर से होकर के पास हो जाती हैं। और इसका एक्सेप्शन भी मैंने बताया था, हालांकि लिपिड बाइलेयर से आपका नॉन पोलर सब्सटेंसेस आपके जाते हैं, लेकिन कुछ पोलर और स्मॉल पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी आपके इससे क्रॉस होते हैं, जिसमें मैंने बताया था वाटर एंड यूरिया। ठीक है, आपका जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उससे मैंने बताया था कि आपके जो बहुत सारे आयंस होते हैं, लाइक पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सभी इन आयन चैनल्स के थ्रू जो है पास होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने अपने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। इसको आपको अगर देखना है तो ये इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट का एक और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट मेथड है जिसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं वो पढ़ाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट इस तरह से, इस मेथड से जो आपके मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें मैंने बताया था दो मेथड होते हैं। पहला आपका डिफ्यूज़न जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, और दूसरा आपका क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो आज हम आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में एक और दूसरा टॉपिक आपका ऑस्मोसिस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो आपका क्या होता है, सिर्फ हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के गुजरते हैं वो किस प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, दैट इज़ द ऑस्मोसिस होता है।
इसकी कंडीशन यही है कि इसमें जो सोल्यूशन होता है, ऑस्मोसिस तभी होती है अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जब आपके जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमेबल हो, उनके लिए परमेबल नहीं होती है। तो इस तरह से केवल आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका ही मूवमेंट होता है। लाइक डिफ्यूजन आपका ऑस्मोसिस इज आल्सो अ पैसिव प्रोसेस, यह भी आपका एक पैसिव प्रोसेस होता है, मीन्स इसमें कोई सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बताते हैं ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये जो वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसका मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जैसे आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर आपका पानी ज़्यादा है, इसमें कुछ सल्यूट भी मॉलिक्यूल है, इधर पानी कम है, तो ये अपने हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से अपने कम पानी की तरफ वो मूव करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही ऑस्मोसिस है। इसको हम एक दूसरी तरह से समझ सकते हैं। आपका अगर देखा जाए जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है उसमें कुछ अगर सल्यूट्स, दोनों तरफ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सल्यूट्स भी आपका डिजॉल्व रहता है ना, तो जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन, पानी ज़्यादा है मतलब वह सोल्यूशन कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन का होगा, और जहाँ पर पानी की मात्रा कम है उसमें सल्यूट की मात्रा है तो ये हाई कंसंट्रेशन वाला होगा, है ना। तो अगर हम सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करें कि अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को एक दूसरी तरह से भी हम समझा सकते हैं कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सोल्यूशन में मौजूद होता है उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर इसमें इसका मतलब पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सल्यूट इसमें कम मात्रा में होगा, और इसमें पानी कम है मीन्स सल्यूट इसमें ज़्यादा मात्रा में। तो इन ऑस्मोसिस को या तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। भाई पानी की जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम है, मात्रा कम है, उस और मूवमेंट आपका ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है। या इसी को हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर होता है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो भी आपके दोनों तरफ से होता है, मीन्स ऑस्मोसिस थ्रू द लिपिड बाइलेयर, जो कि पहले भी बता दिया हूं कि वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं आपके, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर स्लाइड नेगेटिव, स्लाइटली पोलर होते हैं, बट पोलर होते हुए भी ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पोलर होते हैं लेकिन ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो ये लिपिड बाइलेयर की जो टेल्स होती है ना, इनके बीच में जो माइन्यूट गैप्स होते हैं, ये जो टेल्स होती हैं इनके बीच जो ये माइन्यूट गैप बनता है ना, इससे होते हुए ये स्क्वीज आउट हो जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनके फैटी एसिड टेल्स होती हैं इनके बीच में माइन्यूट छोटे छोटे पतले पतले गैप्स होते हैं, उसी गैप में से ये वाटर मॉलिक्यूल पास होकर के दूसरी तरफ पहुँच जाता है। तो इस तरह से इसका ऑस्मोसिस थ्रू लिपिड बाइलेयर हो जाता है। फिर ऑस्मोसिस थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है कि इसके लिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप के वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसको आप क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं। ठीक है, एक्वाप्रोटीन, एक्वापोरिन आपका प्रोटीन होती है, एक्वा मीन्स होता है आपका वाटर, तो ये वह चैनल प्रोटीन होती है जिसके थ्रू पानी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हम 2 आर्म वाली एक यू ट्यूब, यू कलर यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रेड जो लाइन है
ये एक लगा दिया है। फिर इसके बाएं तरफ वाले, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है। लेफ्ट आर्म में हमने क्या भरा, केवल पानी भरा है, सिंपल वाटर, प्योर वाटर भरा है। और राइट आर्म में एक सोल्यूशन भरा है, मतलब इसमें वाटर भी है और ये सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैंने ग्रीन डॉट से दिखाया है। इधर सोल्यूशन भी है, इधर सॉल्वेंट है और सल्यूट दोनों है, और इधर सिर्फ प्योर वाटर है। ये सल्यूट ऐसा है जो कि इस सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब दिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दिस सल्यूट मॉलिक्यूल। तो अब देखिए आइए क्या होता है इसमें। चूंकि आप जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस अपना क्या होता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब आप देखिए यहाँ पर हमने प्योर वाटर लिया है, इधर क्या है, सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट आपका डिजॉल्व है, तो कंसंट्रेशन पानी का कहाँ ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल इधर लेफ्ट आर्म में। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इधर से इधर मूव करेंगे इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए उस तरफ राइट आर्म में जाते हैं। यही प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस कहलाता है ना। फिर अब आप देखिए क्या होता है, अब इस तरह से अगर वाटर के मॉलिक्यूल चलते चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपके इस तरफ जो है सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। भाई पानी यहाँ से इधर मूव कर गया तो इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इस राइट आर्म में क्या होगा, सोल्यूशन का कॉलम बढ़ जाएगा और इधर वाटर का कॉलम घट जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा, ऑस्मोसिस होता रहेगा और सारा का सारा जो लेफ्ट आर्म में मौजूद वाटर है वो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू राइट आर्म में पहुंच जाएगा और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है एक्चुअली कि एक समय के बाद जो होता है ये प्रोसेस रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि इधर जब कॉलम की हाइट बढ़ती है तो इस सोल्यूशन के एक प्रेशर लगाता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है। ऑस्मोसिस जो होता है लेफ्ट आर्म से राइट आर्म की ओर हो रहा है, लेकिन ये जो पानी का कॉलम है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की वॉल पे एक प्रेशर लगाता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि अब वाटर के मॉलिक्यूल राइट आर्म से होते हुए लेफ्ट आर्म में वापस बैक फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, मीन्स एक जब निश्चित हाइट, जब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, सफिशिएंट से ज़्यादा हो जाता है, तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल वापस लेफ्ट कॉलम में आने लगते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के द्वारा लेफ्ट आर्म से राइट आर्म में जाते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल, मान लीजिए 10 आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा लेफ्ट आर्म से राइट आर्म में जाते हैं। ठीक है, और 10 ही वाटर मॉलिक्यूल आपके राइट आर्म से लेफ्ट आर्म में जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ संख्या बराबर जब हो जाती है, उसी अवस्था को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर एक चीज और बताना है आपको। अब अगर हम क्या करें, एक पिस्टन लें, एक प्रेशर अप्लाई करें यहाँ पर, इसमें राइट आर्म में क्या करें, एक पिस्टन लगा करके और उसको ऐसे पानी को दबाएं। कितना दबाएं, इतना दबाएं कि ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए। मतलब ये जितना हाइट पे यहाँ पर दोनों कॉलम में आपका सोल्यूशन और वाटर मॉलिक्यूल का कॉलम था, एकदम उतना ही सेम पोजीशन पे आ जाए। मतलब जितना पानी आपका लेफ्ट आर्म से राइट आर्म में गया था वो वापस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए वापस आ जाए। तो यह जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को या तो कह सकते हैं रिवर्स करने के लिए, या जो है इस ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस को
रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ये नहीं होता है कि ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर होता है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। नो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है, लगाना पड़ता है टू स्टॉप दिस प्रोसेस। इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ता है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या टू रीस्टोर द स्टार्टिंग कंडीशन, जो स्टार्टिंग हमारी जो कंडीशन था उसको रीस्टोर करने के लिए जितना हमें प्रेशर लगाना पड़ता है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इतना हम लगा देंगे कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया रुक जाती है, तो ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, फिर ये आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये कहा जाता है कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आपका जो होता है सल्यूट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आपका किसी भी सोल्यूशन में जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्परमिएबल होता है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं उस सोल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट कंसंट्रेशन। इसलिए हायर द सल्यूट कंसंट्रेशन हायर द सोल्यूशंस ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। फिर हम अपने अगर सेल की बात करें, हमारा ह्यूमन जो कोशिकाएं होती है उसमें आपका जानते हैं कोशिका के अंदर आपके साइटोसॉल होता है, अंदर ये न्यूक्लियस है, अंदर साइटोसॉल होता है और बाहर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो नॉर्मल के केस में हमारा क्या होता है, इस कोशिका के अंदर जो आपका साइटोसॉल होता है और जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इन दोनों का सल्यूट कंसंट्रेशन समान होता है। ये जो सल्यूट कंसंट्रेशन होता है वो समान होता है। जब सल्यूट कंसंट्रेशन समान होता है तो मतलब इनका दोनों जो सॉल्यूशंस हैं साइटोसॉल और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी समान होता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है तो क्या होता है कि हमारी ये जो कोशिका होती है इसमें वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ से बराबर होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है और इसमें हमारी इंटैक्ट बनी रहती है कोशिका हमारी इंटैक्ट बनी रहती है, ना पानी ज़्यादा अंदर जा पाता है और ना ज़्यादा बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके सल्यूट के कंसंट्रेशन के आधार पर तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है समान, मतलब सेम कंसंट्रेशन। मीन्स अगर मान लीजिए ये कोशिका है, मान लीजिए हम इस कोशिका को शरीर से अपने निकाल लें, ठीक है, इस कोशिका को हम अपने शरीर से बाहर निकाल लिए और इसको हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसका सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही है जितना वाटर इसके साइटोसॉल का कंसंट्रेशन है। मतलब सेल के अंदर जो साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मा होता है वो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन जितना है उतना ही इसके सल्यूट का कंसंट्रेशन होता है, मीन्स समान है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक होता है। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों के जब सल्यूट कंसंट्रेशन समान है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर समान होंगे, तो वाटर का मूवमेंट जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये हमारी ना कोशिका श्रिंक करेगी ना स्वेल करेगी। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या होती है, कोशिका इंटैक्ट बनी रहती है, जीवित रहती है। ठीक है, जबकि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मीन्स क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर देन होता है। हाइपर मीन्स मोर, टॉनिक मोर देन होता है। मीन्स अगर हम इस कोशिका को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए जिसका सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो, सल्यूट का कंसंट्रेशन इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो सल्यूट कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा हो, जब इसका ज़्यादा होगा सल्यूट का कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब हमने बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट वाटर का कहाँ से होता है, फ्रॉम इट्स
लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू इट्स हाई सल्यूट कंसंट्रेशन हमने बताया है। तो अब देखिए इसका सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? पानी साइटोप्लाज्म से निकल करके बाहर इस सॉल्यूशन जिसमें हमने इस कोशिका को रखा है उसमें बाहर निकल आएगा। तो पानी लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की ओर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो इससे क्या होगा? पानी की मात्रा इसमें घट जाएगी, आपकी कोशिका श्रिंक कर जाती है और ये श्रिंक करके सिकुड़ जाती है। इसी घटना को, श्रिंकेज को हम क्रीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्रीनेशन क्या होता है? द श्रिंकेज ऑफ अ सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज क्रीनेशन। तीसरे तरह का सॉल्यूशन होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है लेस देन, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका सल्यूट कंसंट्रेशन किससे कम हो? लेस देन किससे हो? साइटोप्लाज्म, जो हमारी कोशिका है उसके सल्यूट के कंसंट्रेशन से कम होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर इस कोशिका को रख देंगे तो क्या होगा? ये इसका सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। तो उस केस में अब क्या होगा कि पानी जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा, पानी मूव करेगा, तो आपका कोशिका में क्या होगा? सोल्यूशन का वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये इतना इसमें वॉल्यूम पानी का चला जाता है कि ये फूल करके बस्ट कर जाती है। तो इस फेनोमेना को ही हम लाइसिस कहते हैं, ठीक है। कि हमारी अगर कोशिका जो है के अंदर पानी भर करके और वो फट जाती है, रप्चर कर जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? लाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इनके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे मार्केट में, जो आप डेली देखते हैं। दवाइयाँ आप खरीदने जाते हैं, आप कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या करता है डॉक्टर? आपको एक सेलाइन सॉल्यूशन, नमक का पानी चढ़ाता है। उसको बोतल आप कभी भी उठाकर देखिएगा, क्या होता है वो, उसमें क्या परसेंटेज होती है? सेलाइन सॉल्यूशन की परसेंटेज आपकी 0.9% आपका सोडियम क्लोराइड होता है उसमें, इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम 0.9% NaCl जो सॉल्यूशन क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि इसको जब हमारी नसों में चढ़ाया जाता है, हमारी नसों में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अगर ये कोशिका का नाम लिया जाए, कौन सी कोशिका होता है? RBCs होती हैं लिविंग में, है ना। WBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो आपके RBCs होती हैं। अब ये हमारा जो होता है आइसोटोनिक होता है, तो जब इसको हमारे ब्लड में चढ़ाया जाता है तो क्या होता है? इसके कांटेक्ट में जब हमारी RBC सेल्स आती हैं तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इट इज़ आइसोटोनिक टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC सेल्स। RBC सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होता है उनके सल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर ही ये 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है, इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर इसकी बात किया जाए, यही इसी की जगह 0.9% की जगह अगर हम किसी पेशेंट को 2% सोडियम क्लोराइड का चढ़ा देते हैं तो वो हाइपरटोनिक हो जाता है, सिर्फ इतना ही। 0.9% की जगह अगर 2% सोडियम क्लोराइड चढ़ाया जाते हैं तो इसकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन होता है वो RBC जो कोशिकाएं हमारे ब्लड वेसल्स में होती हैं उनके साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर से ये ज़्यादा हो जाता है, तो ये हाइपरटोनिक होता है, इसका सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसको अगर हम चढ़ा देंगे तो क्या होगा? हमारी इसमें RBC सेल्स क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाते हैं, क्रीनेशन हो जाता है, इसमें आपके ख़त्म हो जाएंगी कोशिकाएं, ठीक है। इसीलिए लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमको ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस
चढ़ाना पड़ता है। ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि किस कंडीशन में ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ह्यूमन को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम प्योर वाटर ही चढ़ा दें, प्योर वाटर से ज़्यादा हाइपोटोनिक क्या होगा? प्योर वाटर ही चढ़ा दें, इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन आपका 0 हो गया। प्योर वाटर ही चढ़ा दें तो पता चला है पानी, हमने केवल पानी ही पानी चढ़ा दिया नसों से, तो आरबीसी क्या होगी, वो फूल के बस्ट कर जाएगी, उसकी लिसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस आपके जो है मेडिकल के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस, द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।